अब जो चैप्टर में हमें अगली चीज़ देखनी है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम डिज़ोल्व कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगली चीज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। इसमें 3 फैक्टर्स है। पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सेकंड इज़ टेम्परेचर एंड थर्ड इज़ प्रेशर। हम वन बाय वन करके इन तीनों चीज़ों को देखेंगे। पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो इसमें आती है आपकी चीज़ लाइक डिज़ोल्व लाइक। अब इसका मतलब क्या है? पोलर डिज़ोल्व पोलर एंड नॉन पोलर डिज़ोल्व नॉन पोलर। मतलब जो अपने जैसा है वो अपने जैसे को ही डिज़ोल्व करेगा। पोलर और नॉन पोलर क्या होता है? जिनके ऊपर पोल्स जनरेट हो सके, जैसे देखो Na+ Cl-, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स जनरेटेड है तो इनको हम पोलर बोलेंगे। मतलब जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, या इन अदर वर्ड्स हम जिनको बोल सकें जिन पे पोल जनरेट हो सकते हैं उनको हम पोलर बोलते हैं। वाटर का हम एग्जांपल देख रहे थे। देखो वाटर का डायग्राम आप ऐसे बनाते हैं। वाटर में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऐसे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्जेस बन जाते हैं, मतलब हमारे पोल्स बन जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है उसे हम पोलर कंपाउंड्स बोलते हैं, और जिसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होगा उसको हम नॉन पोलर बोलेंगे। तो जैसे कि हमने देखा NaCl पे पोल्स बन जा रहे थे, वाटर पे पोल्स बन जा रहे थे, दोनों कैसे हैं? पोलर है। तो अगर आप NaCl को पानी में डालोगे तो वो आराम से घोल लेगा एक दूसरे को। अगली चीज़ है पेट्रोल। पेट्रोल आपका नॉन पोलर होता है। इसको अगर आप वाटर जो कि है पोलर, तो नॉन पोलर चीज़ें नॉन पोलर में घुलेंगे, पोलर में तो नहीं घुल पाएंगे, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगा रखा है। अब अगर आप पेट्रोल को केरोसिन में घोलोगे, दोनों नॉन पोलर है तो ये आपस में घुल जाएंगे। अगली चीज़ है डिज़ोल्यूशन। तो डिज़ोल्यूशन भी एक तरीके से सॉल्युबिलिटी ही होता है। डिज़ोल्व होने वाली प्रॉपर्टी को हम डिज़ोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ देखो, हम जितना ज़्यादा सॉल्यूट डालते जाएंगे उतना ज़्यादा वो कंसनट्रेटेड होता जाता है। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है एंड सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब है, एक के अंदर आपने 1 चम्मच चीनी डाली, एक के अंदर 10 चम्मच चीनी डाली, तो ऑब्वियस सी बात है 10 चम्मच चीनी वाले टेस्ट ट्यूब क्या होगी? आपकी ज़्यादा कंसनट्रेट होगी। मतलब जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है हम उन चीज़ों को ज़्यादा कंसनट्रेटेड मानते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन या जिसके ऊपर लास्ट में TION लगा होता है, वो सारी चीज़ें कुछ ना कुछ प्रोसेस होती है। तो क्रिस्टल बनाने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अब क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल इज़ नथिंग बट सॉल्यूट पार्टिकल्स विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। हमेशा क्रिस्टल के अंदर कुछ ना कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसको आप चेक कर सकते हो किसी पैन पर अपने शुगर की क्रिस्टल डालकर। जैसे ही वो हीट होगा वो अपने वाटर को बाहर दे देगा, तो आपको वहाँ से पता लग जाएगा कि हर एक क्रिस्टल के अंदर कुछ ना कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। अब अगली चीज़ है टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ डिसोल्यूशन। इस पे आपके 3 तरीके के सॉल्यूशन है: सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वाला सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आप और सॉल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर सकते हो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब आपने एक सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर आपने चीनी डालते गए और एक ऐसा स्टेट आया कि अब जो चीनी आप डालोगे वो डिज़ोल्व ना होकर आपको लगेगा कि वो नीचे जाके बैठ गई। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें और सॉल्यूट घुल सकता हो, उसको हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। यहाँ पर पहली दोनों डेफिनेशंस के अंदर एट अ गिवन टेम्परेचर इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब आप टेम्परेचर चेंज नहीं करते। लास्ट है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आप और चीज़ों को डिसॉल्व कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो और भी ज़्यादा चीज़ों को डिसॉल्व करते हो, उसको क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसका एग्जांपल कैसे हम ध्यान रख सकते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप समझ लो कि जो वाइट वाले रसगुल्लों की चाशनी होती है वो उतनी गाढ़ी नहीं होती, तो वो कैसे होती है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड जो जलेबी की चाशनी होती है उसको आपने हमेशा देखा होगा हीटेड रखते हैं, क्योंकि हमने क्या करा, उसके लिमिट से ज़्यादा घोला है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो उसको हमेशा हम हीट रखना पड़ता है, वरना वो वापस चीनी की परत बना लेंगे अगर वो जैसे कूल डाउन होगी।
अगली चीज़ है आपका ली चैटलेस प्रिंसिपल। तो ये क्या कहता है, 11th का थोड़ा सा टॉपिक है। ये कहता है कोई भी रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में रहती है। तो देखो कौन सी रिएक्शन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपना सॉल्यूट, मतलब एक तरीके से ऐसे दिखाते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमारा क्या देता है, सॉल्यूशन देता है इस रिएक्शन के हिसाब से। ये इक्विलिब्रियम में किसके अंदर इक्विलिब्रियम में रहती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि वेन एवर देयर इज़ अ रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, और उसको अगर हम इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब कोई ना कोई इसके अंदर हम चेंज लाते हैं, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पर वो चेंज मिनिमाइज हो सके, ताकि ये इक्विलिब्रियम रीइस्टेब्लिश हो सके। अब देखो इसका हम अभी इसका यूज़ वगैरह देखेंगे ली चैटलेस प्रिंसिपल का। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो देखो हमारे नेचर में दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है एंडोथर्मिक और एक होती है एक्सोथर्मिक। अब देखो हमारी रिएक्शन तो ये है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हमारे रिएक्टेंट साइड को हम हीट देते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट बन सके, तो उसको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। मतलब भी हीट हम कहाँ दे रहे हैं, टेम्परेचर हम कहाँ पे बढ़ा रहे हैं, रिएक्टेंट की साइड पे बढ़ा रहे हैं। तो रिएक्शन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। किसने बोला, ये ली चैटलेस ने, कि जिस तरफ आप चेंज करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने यहाँ पर चेंज करा एंडोथर्मिक के अंदर, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब सॉल्यूशन की तरफ जाएगी। सॉल्यूशन की तरफ अब जाएगी जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपका घुलने लग जाएंगे। या इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं हमारा डिसोल्यूशन क्या हो गया, बढ़ गया। कब, इन एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो अगर आप एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपका डिसोल्यूशन भी बढ़ जाएगा। जैसे कि आप मान लो चीनी को घोलना चाहते हो पानी में, तो आप चाय बनाने के लिए क्या करते हो, स्टोव को ऑन करते हो, स्टोव गर्म होता है, मतलब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो उसके अंदर चीनी जल्दी घुल जाती है। अब आपको सरप्राइज़ होगा इन होकर कि कई ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जिसके अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आपकी ऑलरेडी डिज़ोल्व चीज़ें होंगी बाहर आ जाएंगी, तो आपका डिसोल्यूशन और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन क्या होती है, हीट इज़ गिवन आउट अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की साइड अब हीट मिल रही है आपको, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर कहाँ का बढ़ेगा, प्रोडक्ट का। तो रिएक्शन किस तरफ आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी जो डिज़ोल्व होकर सॉल्यूशन बनी थी वो वापस टूट कर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बनने लग जाएगी। किसके अंदर, एक्सोथर्मिक में। मतलब एक्सोथर्मिक में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब जो ऑलरेडी डिज़ोल्व चीज़ थी वो वापस आ रही है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बनकर। तो एंडोथर्मिक में डिसोल्यूशन बढ़ जाता है और एक्सोथर्मिक में आपका डिसोल्यूशन कम हो जाता है। किसके बेसिस पे हम बता रहे हैं, ली चैटलेस प्रिंसिपल के बेसिस पे बता रहे हैं। अगली चीज़ है हमारा प्रेशर। तो हमने दो फैक्टर्स देख लिए, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा हमने देख लिया टेम्परेचर, थर्ड फैक्टर इज़ प्रेशर। तो देखो हम जानते हैं सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, तो प्रेशर का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब अगर आप सॉलिड को घोलना चाहते हो लिक्विड के अंदर तो उस पर कोई खासा प्रेशर का असर नहीं होने वाला। जैसे चीनी को आप पानी में घोल रहे हो तो प्रेशर से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप गैसेस को घोल रहे हो पानी में तो उनको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि गैसेस कैसे होती है आपकी, कंप्रेसिबल होती है। तो अगर आप गैस को लिक्विड में घोल रहे हो तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस भी क्या होगी, ज़्यादा घोलते जाएगी लिक्विड के अंदर। तो अगर आपको कभी भी कोई भी गैस पानी में घोलनी है तो आपको हाई प्रेशर पे घोलनी पड़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा आपका चीज़ डिज़ोल्व होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप चीनी को पानी में घोल रहे हो तो उस पर कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि बोथ आर इनकम्प्रेसिबल। अगर आप किसी गैस को लिक्विड में घोल रहे हो तब जाकर ये असर आएगा। अब इसी से रिलेटेड एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं हेनरी लॉ। हेनरी लॉ किस चीज़ के लिए, जब आप गैस को घोलते हो किसी लिक्विड के अंदर। तो ये लॉ क्या कहता है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ करोगे तो आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी बढ़ जाएगा। इट स्टेट्स दैट इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सिंपल सी स्टेटमेंट है। बट एक डेल्टन नाम का साइंटिस्ट है, उसने बोला कि प्रेशर बोलना गलत बात है, क्योंकि एक बार में आप सारी गैसेस को तो देखते नहीं हो। मान लो आपके पास 3 गैसेस है चैम्बर के अंदर, वैसे ही एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, तब तो आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा ना। लेकिन आप एक बार में कोई एक ही गैस को घोल रहे होगे, इसीलिए उसने बोला कि आप
प्रेशर ना बोल के उसको क्या बोलो, पार्शियल प्रेशर, क्योंकि होल में से अगर हम एक चीज़ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। दूसरी चीज़ उसने क्या बोला कि सॉल्युबिलिटी आप मेज़र करोगे, उसको मेज़र करने के लिए किस चीज़ को लो, मोल फ्रैक्शन को। तो उसने दो करेक्शन करे, सॉल्युबिलिटी को रिप्लेस करा मोल फ्रैक्शन से और प्रेशर को रिप्लेस करा उसने पार्शियल प्रेशर से। तो अब मॉडिफाइड स्टेटमेंट क्या हो गई हेनरी लॉ की, आपको मॉडिफाइड वाली पेपर में लिखनी है अगर कभी बात है स्टेट्स हेनरी लॉ। तो मॉडिफाइड स्टेटमेंट ये कहती है द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन इट्स वेपर स्टेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। कि पार्शियल प्रेशर जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। अभी जो हेनरीज कांस्टेंट होता है अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग रहता है, जैसे ऑक्सीजन का अलग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग होगा, हाइड्रोजन का अलग होगा, सब गैसेस के अलग अलग होते हैं। अब बात आती है हेनरी कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। देखो ये वाला जो आपका मोल फ्रैक्शन है ये तो यूनिटलेस होता है, और लेफ़्ट और राइट में आपकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आपने यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ऑब्वियसली जो प्रेशर की यूनिट होगी वही क्या होगी, के एच की यूनिट होगी। अब प्रेशर की यूनिट आपकी बार हो सकती है, एटीएम हो सकती है, पास्कल हो सकती है, एमएम ऑफ एच जी हो सकती है, जो भी होगी वही क्या किसकी यूनिट होगी आपकी, वही आपकी हेनरी कांस्टेंट की भी यूनिट होगी। अगली चीज़ है आपका कि के एच को अगर देखो मैं फॉर्मूले को निकालना चाहूँ तो के एच को यहीं रहने दूँगा, एक्स को नीचे आके डिवाइड कर दूँगा, तो मेरा ये रिक्वायर्ड चीज़ आ जाएगा। अगर आप इसको देखोगे और प्रेशर को कांस्टेंट मान लो तो एक कांस्टेंट चीज़ कहाँ चली जाएगी, इक्वल टू के अंदर। इक्वल टू के अंदर चल जाएगी तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि के एच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। मतलब अगर मेरे पास दो गैसेस हैं, एक का के एच 50 है और एक का के एच 30 है, तो 30 वाली गैस ज़्यादा सॉल्युबल होगी, क्योंकि के एच जितना बड़ा होगा वो लेस सॉल्युबल होगा। मुझे कैसे पता सॉल्युबल, क्योंकि मोल फ्रैक्शन बोलूँ या सॉल्युबिलिटी बोलूँ एक ही बात होती है। अगली चीज़ है एक ऑब्जर्वेशन टेबल। देखो कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो आपका के एच की वैल्यू बढ़ती है, मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू के एच। लेकिन अभी आपने देखा के एच किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, सॉल्युबिलिटी के। इसका मतलब है टेम्परेचर भी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सॉल्युबिलिटी के। मतलब अगर आपको कभी भी कोई भी गैस पानी के अंदर घोलनी है, किसी भी सॉल्वेंट में घोलनी है, तो आपको टेम्परेचर हमेशा क्या रखना पड़ेगा, कम, ताकि आपकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो सके। अब इसकी एप्लीकेशंस कुछ देखते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन है कि वाई डू एक्वेटिक एनिमल्स फील बेटर इन कोल्ड वाटर रेदर देन हॉट वाटर। तो इसका रीज़न देखो ऊपर ही, कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम होगा तो ज़्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी तो उनको बेटर फील होगा। हॉट वाटर में इसका उल्टा सिनेरियो होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा और सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की कम होगी तो वहाँ पर वो डिप्राइव होकर उनकी डेथ हो सकती है, इसलिए उनको अच्छा कहाँ लगता है, कोल्ड वाटर में ज़्यादा बेटर लगता है। एप्लीकेशंस अगर देखोगे आप हेनरी लॉ की, तो पहली एप्लीकेशन है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक के अंदर हम CO2 को फिल करते हैं एट हाई प्रेशर। क्यों हाई प्रेशर पे फिल करना होता है, क्योंकि हमें हेनरी लॉ ने बोला कि जितना प्रेशर होगा गैस का उतना ही उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। अगली चीज़ है कि वाई वी लव न्यू कोल्ड ड्रिंक बॉटल रेदर बॉटल ओपन कोल्ड ड्रिंक। इसका रीज़न क्या है कि देखो नई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होगी तो उसके अंदर CO2 हाई प्रेशर में होंगे भी, लेकिन जैसे जैसे हम बॉटल को ओपन करते जाएंगे हमारा प्रेशर कम होता जाएगा और CO2 भी उससे निकलती जाएगी, क्योंकि प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अगर आपका प्रेशर कम होता जाएगा तो CO2 जो ऑलरेडी डिजॉल्व है वो भी कम होता जाएगा और उसका टेस्ट मतलब चेंज होता जाएगा, ख़राब होता जाएगा, क्योंकि मेन जो टेस्ट आता है कोल्ड ड्रिंक के अंदर वो CO2 का ही टेस्ट आता है। वाई कोल्ड ड्रिंक इज सर्व्ड कोल्ड रेदर हॉट। तो इसका रीज़न है कि देखो अगर आपकी कोल्ड ड्रिंक कोल्ड होगी तो उसके अंदर टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब CO2 कंटेंट आपके कोल्ड ड्रिंक में ज़्यादा होगा और वो अगर ज़्यादा होगा तो आपको वो अच्छा टेस्ट देगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग के अंदर अगर आप देखोगे तो जो टैंक होता है स्कूबा डाइवर्स का, उसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है और हीलियम को हम डालते हैं स्टेबलाइज करने के लिए। तो देखो अगर कोई सरफेस पे है, मतलब मान लो ये बोट है कोई सरफेस पे है, तो सरफेस पे तो प्रेशर कम होता है हमारे पे 1 atm जो एटमॉस्फेयर हमारे पे प्रेशर लगा है उतना रहता है। लेकिन मान लो ये नीचे पूरा पानी है आपका और ये पर्सन जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे आपका प्रेशर बढ़ते जाएगा।
तो जो नाइट्रोजन होती है वो सरफेस पे तो डिज़ोल्व नहीं होती है, क्योंकि प्रेशर क्या होगा सरफेस पे, कम होगा। लेकिन जैसे जैसे आप डीप जाते जाओगे वैसे वैसे ऑक्सीजन तो घुलेगी घुलेगी, उसके अलावा नाइट्रोजन भी घुलेगी। क्यों? नीचे जाओगे तो आपका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन भी बढ़ेगी ब्लड के अंदर। ब्लड भी तो हमारा सॉल्वेंट है, तो धीरे धीरे हमारे ब्लड में क्या आ जाएगा, ज़्यादा नाइट्रोजन आ जाएगा। उस बट वो नाइट्रोजन कुछ इफेक्ट तो करेगा नहीं, क्योंकि इट इज़ अ नॉन रिएक्टिव गैस। बट मान लो कोई पर्सन यहाँ पर है, आ चुका है, उसकी बॉडी में डिज़ोल्व हो चुकी है, अगर वो डायरेक्टली अप आएगा, सीधा सीधा ऊपर आ जाएगा, तो उसकी बॉडी के अंदर क्या हो सकते हैं, बेंड्स हो सकते हैं। क्यों? अचानक से अगर कोई ऊपर आएगा तो अचानक से प्रेशर आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो जो ऑलरेडी डिज़ोल्व नाइट्रोजन थी वो बॉडी से बाहर आने की कोशिश करेगी हर एक पोर से, और बेंड्स कर देगी, जो कि पेनफुल होते हैं, और दिस कैन ऑल्सो बी लीथल। तो उस पर्सन को कैसे आना होता है, उस पर्सन को एक जिग जैग पैटर्न फॉलो करके आना होता है ऊपर, ताकि स्लोली स्लोली प्रेशर रिड्यूस हो और धीरे धीरे आपकी जो डिज़ोल्व नाइट्रोजन थी वो कम होते जाए बॉडी के अंदर से। अगली एप्लीकेशन है आपकी एल्टीट्यूड सिकनेस। तो एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है, जब भी कोई हिली एरियाज़ पे जाता है, तो आप देखो हिली एरिया पे कोई जाएगा तो यहाँ पर वो खड़ा होगा, यहाँ पर होगा तो उसके नीचे वाली जितनी भी गैसेज हैं उस पर प्रेशर लगा लिए, मतलब हिली एरियाज़ पे जाने के बाद हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर हमारे पर कम हो जाता है। अब प्रेशर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। अब अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ही रहेगा तो हमारे को अलग अलग सिम्टम्स होंगे, जैसे नोज़िया, वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम मिल रहा है हमारी बॉडी को। और ये सारे कलेक्टिव सिम्टम्स से जो डिजीज़ आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं। हाइट पर जाने के बाद जो सिकनेस होता है लोगों को। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, आप देख सकते हो, कह रहा है इफ़ N2 इज़ बबल्ड थ्रू वाटर, मतलब आप N2 को डिज़ोल्व कर रहे हो वाटर के अंदर। वो पूछ रहा है हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिज़ोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, एज्यूम द पार्शियल प्रेशर। हमारे को दे रखा है KH हमें दे रखा है, और पूछ रहे हैं कितने मिली मोल्स होंगे। तो देखो हमने हेनरी लॉ अप्लाई करा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है किस चीज़ को हमने घोला था, नाइट्रोजन एक गैस है उसको हम वाटर में घोल रहे थे, तो हमारे को हेनरी लॉ ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे को प्रेशर की वैल्यू ऑलरेडी मेंशन थी 0.987, KH की वैल्यू भी हमारे को ऑलरेडी गिवन थी, और हमने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले को लगा दिया। एक्चुअल में यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा, हमने गैस को घोला लिक्विड में, तो हमारा सॉल्यूट क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, तो वो तो हमें निकालना है। बट देखो नाइट्रोजन या कोई भी गैस आपके वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में बहुत ही कम घुलती है। अगर बहुत ही कम घुलती है तो हम उसको डिनोमिनेटर से मोल फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले में निगलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना है, निगलेक्शन इज़ ऑलवेज फ्रॉम डिनोमिनेटर साइड, नॉट फ्रॉम रिएक्टेंट साइड। देखो हमने वहाँ से निगलेक्ट कर दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एन सॉल्यूट अपॉन में एन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसको तो हम निगलेक्ट कर चुके हैं, एन सॉल्यूट को। अब एन सॉल्वेंट कैसे आएगा, तो देखो हमारे पास 1 लीटर वाटर दे रखा है, पानी का 1 लीटर वाटर इक्वल टू 1 kg। 1 kg को 1000 ग्राम कह सकते हैं, उसको अगर आप 18 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 55.5। अब देखो ये जो 55.5 है आपका, उसको मैं इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये मुझे पहले से पता था, ये मुझे ऑलरेडी पता क्वेश्चन में दे रखा था। देखो ये ध्यान रखना है, किलो बार है। अब मैंने यहाँ पे जब सॉल्व करा तो मेरे पास आ गया ये मोल्स ऑफ N2 आ गया। अगर आपके पास मोल्स ऑफ N2 आ जाएंगे तो मिली मोल्स में कैसे कन्वर्ट होता है, तो खुद सोचो। अगर आपके पास कोई चीज़ ऑलरेडी है मोल्स में, तो मीटर में है, तो उसमें उसको अगर आप मिलीमीटर में बदलना चाहते हो तो आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे अगर आपको इस पूरे आंसर को मिली मोल्स में कन्वर्ट करना है तो आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो हमारा आंसर आ गया मिली मोल्स के अंदर 0.66 मिली मोल। एक और इंटेक्स का क्वेश्चन है, H2S इज़ अ टॉक्सिक गैस विद रॉटन एक्स स्मेल, इज़ यूज फॉर क्वान्टिटेटिव एनालिसिस। ये किसी काम का नहीं है। आगे की लाइन अच्छी है, इफ़ सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S एट STP इज़ दिस। हमारे को सॉल्युबिलिटी दे रखी है 0.195 और कैलकुलेट द हेनरी कांस्टेंट। तो ऑब्वियस ही बात है हमारा हेनरी लॉग लगेगा। फिर से हमें सॉल्युबिलिटी दे रखी है 0.195, कहाँ पर, एट STP का आप चीज़ ध्यान रखोगे, STP का मतलब होता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमें वहाँ से प्रेशर पता लग जाएगा 1 atm। तो ये क्योंकि स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 atm, तो मेरे पास P की वैल्यू तो आ गई,
अगर मैं कहीं से मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा के एच का डिवाइड करके। तो देखो स्मॉल m का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब होता है ज़ीरो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। 0.195 m का मतलब हो गया 0.195 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो आपको यहाँ से दो चीज़ें पता लगी, एक तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और एक मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता लग गया। अब आप इस दोनों चीज़ों को यूज़ करके क्या निकालोगे, मोल फ्रैक्शन। अब देखो कैसे निकलेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पे हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, कैसे आया 1000/18, क्योंकि हमारे पास 1 kg सॉल्वेंट है और जब सॉल्वेंट आपका वाटर होता है तो उसका मोलर मास कितना होता है 18, तो हमारा 55.5 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स का सबको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। एक का तो हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट से पता लग गया, दूसरे को हमने निकाल दिया 1000/18 करके, मतलब गिवन मास में मोलर मास करके। फिर हमने फॉर्मूला लगाया, प्रेशर की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी 1, के एच हमें निकालना है। इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि आपका H2S है, डिवाइड बाई 0.195 प्लस 55.5। अब हमने क्या करा, सेम यहाँ से इसको निगलेक्ट कर दिया बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉलर और निगलेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम डिनोमिनेटर साइड। के एच को मैंने यहीं रहने दिया और बाकी सारी चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये रिक्वायर्ड चीज़ आ जाएगा। जब आपने इसको सॉल्व करा तो कितना आंसर आया 284.6 ATM। एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, के एच की वैल्यू हमेशा जो आपका प्रेशर दिया होगा उससे बड़ी रहती है। ठीक है, एक आंसर चेक करने का मैंने तरीका बता दिया, जो के एच की वैल्यू आती है आपकी हमेशा बड़ी आएगी आपके प्रेशर वाले वैल्यू से।